तो यहाँ पर देखो जो परिमेय संख्या होती है इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो हर होगा हर 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नीचे की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या होती है ये √5, यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, √3, √7, इस तरह से क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो एक नेक्स्ट टर्म क्या होता है अपरिमेय और परिमेय का। जो परिमेय संख्या होती है वो यहाँ पर जैसे 1.1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरह से चलता रहे, बार बार क्रम चल रहा है, तो ये क्या है एक आवर्त के रूप में आ रही, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 1.12 इसके पार लगा दें। ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, जैसे 1.12112112 इस तरह से क्या है यहाँ पर देखो बदल रही है संख्या। जब बदल रही है संख्या तो यहाँ पर एक आवर्त नहीं बढ़ रहा है, एक चक्र नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर ऐसे पॉइंट में पूछ रहा है तो अगर यहाँ पर सेम संख्या बार बार आ रही है या तो बार लगा है ऊपर तो वो होगा परिमेय। जिसमें बार नहीं लगा वहां पर संख्या भी सेम नहीं आ रही, बदल रही। देखो यहाँ पहले 1 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर 2 1 हो गए, फिर यहाँ पर 3 1 हो गए, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो इतना समझ लिया परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंट ये होता है। सॉरी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे परिमेय और अपरिमेय, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, परिमेय जो होता है और अपरिमेय जो होता है इन दोनों को योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हमेशा क्या होगी अपरिमेय। पेपर में आएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। इनका घटाव क्या होता है परिमेय, और इनका माइनस कर दोगे तो ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। इसका जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, ये क्या होगा हमेशा अपरिमेय होगा। कोई भी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग अपरिमेय के साथ अपरिमेय होगा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं ये इस वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इससे तुम्हारा फंस जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम जो होता है जोड़े के अलावा सभी पद उतारे जाते हैं, पद उतारे जाते हैं। इसमें केवल जोड़े उतारे जाते हैं, जोड़े उतारे जाते हैं। जो एलसीएम होता है इसमें क्या है जोड़ा तो उतारा ही जाता है, साथ में और भी टर्म उतारे जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। छोटा सा लिए ले रहा हूं 6 और 20। यहां पर 6 के फैक्टर करोगे, 20 के फैक्टर करोगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखो जोड़ा क्या होता है। 6 बराबर क्या लिखोगे 2 गुणे 3, 20 बराबर लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें देखो ये पेयर बन गया। एचसीएफ की बात क्या कर रहा है, जोड़े उतारे जाते हैं। तो जोड़ा क्या है एक बन रहा है ना, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा ओनली 2। एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ये 2 तो उतारोगे ही उतारोगे। अब इसके बाद जो भी टर्म बचे हैं उनको अलग अलग उतारोगे। तो ऊपर 3 बचा है, फिर ये 2 बचा है, फिर ये 5 बचा है। तो 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम इसका आ गया 60। तो इस तरह से इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो अब हम अगला टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कभी कभी कह देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कुछ ना कुछ दिया होता है, तो वहां पर एलसीएम और एचसीएफ एक वैल्यू निकालना होता है और एक वैल्यू दिया रहता है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि पहली संख्या को हमने लिया ए, दूसरी संख्या को हमने लिया बी।
एलसीएम क्या है उसी तरह उतार दिया। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है फार्मूला। एचसीएफ जब निकालना होता है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा करके एलसीएम से भाग दे दिया जाता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग दे दिया जाता है। तो पहले एक एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम दिया है 96 और 404 का 96 दिया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का फार्मूला ये लिखा है, एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। ए का काम क्या करेगा, जो पहली संख्या होगी, बी का काम क्या करेगा, जो दूसरी संख्या होगी। तो ए 96 गुणे 404 बटे, यहां पर ये क्या रख देंगे एलसीएम। एलसीएम इसके बराबर में दिया 96 और 96। जब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देंगे और इससे जब काटेंगे तो यहां पर जब काट दोगे तो ये सॉरी ये 96, यहाँ पर 96 कम 96 कम 96, तो ये कट जाएगा इतनी बार में 100, यहाँ पर 1 लगेगा तो यहाँ इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो जब 4 बार में कट जाएगा तो एचसीएफ इसका आ गया 4। तो इस टाइप से इसका एचसीएफ निकाला जाता है। शायद यहाँ पर एचसीएफ दिया होता, हमें एलसीएम निकालना होता तो यहाँ पर उससे एचसीएफ से भाग दे देते। तो इतना समझ में आ गया तुम्हें। और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले बेस पर भी क्वेश्चन एक ना एक बन जाता है। तो अब हम देखेंगे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से जब दो टर्म दिए हो। तो यहाँ पर देखो जैसे दिया 26 और 91, इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है, जो स्वयं से संख्या कटे। जैसे 26 का करेंगे यहाँ पर गुणनखंड, तो 13 दूना 26, 13 एकम 13। यहाँ पर देखो 13 किसी से नहीं कटता है, 13 स्वयं से कटता है और 2 भी स्वयं से कटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 एकम 13 और इसको काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, ये कट गया। यहाँ पर इस ये वाली संख्या ले लेंगे, 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 1। अब यहाँ पर दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, दोनों में ऊपर नीचे क्या मिल रहा है। अगर दोनों में ऊपर नीचे वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है तो उसके गुणे 1 लगा ही होता है और ये क्या होता है, 1 मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो तो इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एचसीएफ बराबर 1। जब एलसीएम हमें चाहिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर ये पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 2 गुणे 13 गुणे 7। तो 13 सत्ते 91 और 91 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो 182 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगला नेक्स्ट टर्म परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध। तो अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या है। अब देखना इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, 5 माइनस रूट 3 है, ये सिंपल सा होता है। पहले क्या करोगे, विपरीत, इसके विरोधाभास में मान लेना है, विरोधाभास। विरोधाभास लिख सकते हो या विपरीत। विरोधाभास में हम क्या मानेंगे, 5 माइनस का रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था, यहां पर लिखोगे 5 माइनस का रूट 3 बराबर p बटे q। ये जो p बटे q क्या है, ये कोई पूर्णांक है, यहां पर लिखोगे, और q नॉट इक्वल 0 और p कामा q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इतना लिख दोगे। इसके बाद ये जो 5 और ये रूट 3, यहां से रूट 3 को अलग किया जाता है, ये पूर्णांक गिनती के रूप में बदल जाएगा, तो इसको इधर ले आते हैं।
तो 5 माइनस का p बटे क्यू, √3 को इसकी जगह भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये हमारा परिमेय है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5 माइनस का p बटे क्यू ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर इससे ये स्पष्ट होता है कि ये अपरिमेय और ये परिमेय, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि अतः हमारी धारणा गलत है, गलत है, और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से ये क्यों यहाँ पर हमारी धारणा गलत है, क्योंकि ये जो है परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। तो ये समझ में आ गया, इतना इसमें लिखना होगा। अब देखेंगे कि √5 √3 इस तरह के जो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आते हैं उन्हें कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, विरोध इसके विपरीत मान लिया जाता है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि √3 बराबर p बटे q, p और यहाँ पर जो q है नॉट इक्वल 0 के, और p और q ये दोनों क्या होते हैं, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या किया, विपरीत मान लिया कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q क्या होता है नॉट इक्वल 0 बराबर, तो p और q यहाँ पर कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर p² बटे q²। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर p², और ये जो नीचे q² है तो इसके साथ भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 3q² p², इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, तो ये जो 3 है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो q² बराबर p² बटे 3। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि जो 3 है तो ये p जो 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिखोगे कि p 3 से विभाज्य है, या 3 p को विभाजित करता है। इसे समीकरण 2 मान लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण जो 2 है, ये वाला टर्म है समीकरण 2, तो यहाँ पर p² बराबर कोई कांस्टेंट माना जाता है, और हर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है जहाँ पर, तो ये जो 3 है यहाँ पर, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में माना जाता है। अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 मानते, यहाँ से तुम लोग गलती करते हो। तो देखना p इक्वल हम मान लेंगे यहाँ पर फिर से कि माना p इक्वल 3 के, अब 3 के यहाँ पर p की जगह रख देना है, तो जहां ये p है तो p की जगह 3 के रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, q² बराबर p की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 3 के स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया बटे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा q² बराबर 3 का वर्ग कितना होगा, 9, तो ये हो जाएगा 9, k का स्क्वायर k² बटे 3, तो ये 3 9, तो q² बराबर 3 k²।
अब गुणे वाले को कहाँ भेज देंगे, बटे में। जब गुणे वाले को बटे में भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर के स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब फिर वही कंडीशन देखो बन गई, तो यहाँ पर लिखोगे कि क्यू जो है 3 से विभाज्य है, विभाज्य, या क्यू को 3 क्यू को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसे समीकरण 2 मान लोगे, वो 2 मान चुके हैं, इसे 3 मान लोगे तो समीकरण, तो यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 2 स्पष्ट, यहाँ पर ए और बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य, अभाज्य। जब ए और बी सह अभाज्य है तो यहाँ पर लिखोगे कि हमारी धारणा, अतः हमारी धारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से तुम्हें